वेलकम बैक टू दिस सीरीज़ अगेन। हम अभी तक 2 लेक्चर्स ऐसा देख चुके हैं जिसमें कैसे हम बीपीएससी प्रीलिम्स में आए हुए क्वेश्चंस को कॉन्शियसली या कॉमन सेंस से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एक बेसिक नॉलेज ज़रूर होना चाहिए, तभी आप कॉमन सेंस लगा पाएंगे। ठीक है, हम अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे इस वीडियो में, इस सीरीज़ में मैक्सिमम जितना हो सके उतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का। ठीक है, जैसे कि विदित है, आपको पहले भी मैंने कह रखा है अपने स्टार्ट के 2 वीडियोस में कि हर प्रीलिम्स एग्ज़ाम में मतलब 35, 40, 50 के आसपास ऐसे क्वेश्चंस ज़रूर रहते हैं जो आप थोड़े से नॉलेज, बेसिक नॉलेज से कॉमन सेंस लगा के आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है 19वीं शताब्दी। देखिए, इस क्वेश्चन में ना एक चीज़ है, इसके ऑप्शंस बहुत बड़े बड़े हैं। आपको मैंने पुराने लेक्चर्स में बताया था, जैसे ही ऑप्शन बड़ा आ जाए ना या क्वेश्चन बड़ा आ जाए ना, आप खुश हो जाओ कि यहाँ से आंसर तो मिलने ही वाला है, ये खुद आंसर देगा आपको। ठीक है, तो मतलब चूँकि कुछ ना कुछ ऐसे बड़े स्टेटमेंट्स में ना छिपा ही रहेगा जहाँ से आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, देखते हैं फिर। यहाँ पे ये कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की। ठीक है, इतिहास के अध्ययन ने राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में पूछ रहा है। इतिहास के अध्ययन से राष्ट्रीयता की भावना जो पैदा हुई, मतलब उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, कैसे वो मदद कर सकता है। देखिए, जब भी हम कोई चीज़ अध्ययन करते हैं ना, कोई चीज़ पढ़ते हैं ना, तो वो हमारे मनोभाव पे, हमारी पर्सनालिटी पे कई तरीक़ों से मतलब असर छोड़ सकता है। ठीक है, और ये बहुत लाजिमी है कि एक से ज़्यादा तरीके से वो असर छोड़े। ठीक है, तो देखते हैं कि तो इसका बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक से अधिक आंसर इसके हो सकते हैं। ठीक है, ये क्या कहता है, पहला ऑप्शन क्या कहता है कि इतिहास की पुनर्व्याख्या करके और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके। ठीक है, मतलब ये ऑप्शन एकदम सही लग रहा है। ठीक, आपको जैसे पता था अंग्रेज़ हमारा खूब शोषण करते थे, जब शोषण करते थे तो वो हमें बताते थे कि वो मतलब उनको भेजा गया है, ईश्वर ने ही भेजा है हम पे शासन करने के लिए, और हम शासित हो, हम पे वो शासन करते रहेंगे, हम उनके गुलाम बन के रहेंगे। ठीक है, तो हमें पता भी नहीं था, हमें लगता था हो सकता है ऐसा होगा। ठीक है, क्योंकि उस समय अंधविश्वास बहुत था। उसके बाद फिर जब हमने अपना इतिहास जाना तो देखा, अरे मतलब हमारे यहाँ तो चाणक्य भी हुए हैं, हमारे यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य भी हुए हैं, हम तो अशोक के वंशज भी रहे हैं। ठीक है, हमारा इतिहास तो बहुत गौरवशाली है। तो लगा कि अरे नहीं, मतलब हमारा इतिहास भी बहुत गौरवशाली रहा है, तो अंग्रेज जो बोल रहे हैं वो गलत है, और इससे एक राष्ट्रीयता की भावना आनी स्वाभाविक थी। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही लग रहा है। इस ऑप्शन में देखते हैं कि भारत के गौरवशाली, देखिए जैसे ही हमने अपने गौरवशाली अतीत के बारे में पढ़ा तो उनकी उपलब्धियों पे गर्व तो होगा ही हमें। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी सही है। जैसे ही एक से अधिक ऑप्शन सही हो गया तो मैं डी ऑप्शन के साथ जाऊंगा कि मतलब उपयुक्त में एक से अधिक। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखा कीजिएगा कि इस पे नॉलेज, बेसिक नॉलेज लगेगा, लेकिन एक कॉमन सेंस भी लगेगा कि कोई भी चीज़ कैसे इतिहास में एक से अधिक तरीके से प्रभावित करती है, ऐसी चीज़ें। ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे कि हाँ, देखिए 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी। ठीक है, मुझे नहीं पता कब किया था, आपको भी शायद ना पता होए, लेकिन हम गेस करते हैं। ठीक है, गेस क्या करते हैं कि ब्रिटिश है, ठीक है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री है, क्या चाहेगा वो, ज़्यादा से ज़्यादा शोषण करने का। ठीक है, जितना शोषण हो सके वो शोषण करने का। ठीक है ना, 20 फरवरी को वो घोषणा कर रहे हैं। अच्छा, पहला ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा कि अगस्त 1947, हमें सबको पता है 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हुए। ये यदि ऑप्शन होता ना तो वो लोग पूछते ही नहीं। ठीक है ना, कि ये इतना सिंपल आंसर होता तो इन दो में से ही कोई आंसर हो सकता है, या फिर ई ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें कैसे जाएंगे, ब्रिटिश है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री है, एक ही लक्ष्य है,
खूब से खूब, ज़्यादा से ज़्यादा शोषण करना, तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रहना चाहेगा हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए मैं इसमें सी ऑप्शन के साथ प्रोसीड करूँगा, ठीक है। और मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या है, शायद इसका आंसर यही हो, ठीक है, लेकिन मैं सी ऑप्शन के साथ जाता, बाकी को एलिमिनेट करता। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। यहाँ से एक बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी, ठीक है। देखिए ये क्या कह रहा है, एकदम एकदम प्योर कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये, एकदम प्योर। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर, मतलब टैक्स, ठीक है, किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था। मतलब कौन सा ऐसा टैक्स लग रहा था जिसका विरोध हो रहा था, ठीक है। तो इसमें देखते हैं। अच्छा, ये कब हो रहा है? ये नमक सत्याग्रह के आसपास की बात है, ठीक है। एक टाइम पीरियड ध्यान रहने से ना क्या होता है कि ये ध्यान में रहेगा कि उस समय भारत की स्थिति क्या है, ठीक है। तो अब जैसे हाथी, अरे मतलब ये ऑप्शन बड़ा अजीब लग रहा है कि हाथी तो खैर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता हाथी? क्योंकि मतलब वहाँ उस समय यहाँ पे ये तो ये एक विलासिता से रिलेटेड टैक्स हो गया, ठीक है ना। इसका विरोध नहीं होगा, क्योंकि कितने लोगों के पास हाथी होगी, कितने लोग खरीदेंगे या बेचेंगे हाथी को। तो इस पे एक जन विद्रोह, जन विरोध जुटा पाना इस मुद्दे पे, ये रईसों वाली चीज़ें हैं, ठीक है, इस मुद्दे पे बहुत लॉजिकल साउंड नहीं कर रहा है, तो इसको एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। विकास हो सकता है, विकास के नाम पे शायद अंग्रेज हमसे बहुत ज़्यादा टैक्स ले रहे हो सकता है, ठीक है। देखते हैं इसको, आगे के ऑप्शंस भी देखते हैं। मलबा मतलब कचरा, मतलब उस समय खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, यहाँ पे जिएंगे या नहीं जिएंगे वो फिक्स नहीं है, तो मलबे पे थोड़ी टैक्स लगाएंगे वो, ठीक है। और उस समय स्वच्छ भारत अभियान थोड़ी ही चल रहा था, तो मतलब ये ऑप्शन भी मुझे बहुत ही लॉजिकल साउंड कर रहा है, ठीक है। तो अब आते हैं विकास, ठीक है। अब अंग्रेज विकास के नाम पे यदि कोई टैक्स ले रहे हैं, आज भी टैक्स लगता है, डेवलपमेंट के नाम पे टैक्स लिया जाता है, ठीक है। तो क्या हम टैक्स देते हैं ना? तो हाँ, अभी भी देते हैं। उस समय दे ही सकते थे, क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पे टैक्स, डेवलपमेंट और सिक्योरिटी मतलब सर्विस जो मिल रही है उसके नाम पे टैक्स देना पड़ेगा, तो ये भी दे सकते हैं, ठीक है। मतलब हो सकता है कि यदि विकास के नाम पे बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाए तो हम विरोध करें, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि अप्रत्याशित वृद्धि हुई तो फिर विरोध हो रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा है। बस कह रहा है कि मतलब किसके विरुद्ध, किस कर के विरुद्ध मतलब विरोध हो रहा है, ठीक है। तो ये तो खैर नहीं ही होगा। मैं इस ऑप्शन में मतलब इस क्वेश्चन में ई के साथ जाऊंगा, ठीक है। हालांकि मैं इसमें मतलब कई लोग इसमें विकास के साथ भी जा सकते हैं, अपना अपना इंटरप्रिटेशन है, लेकिन मैं ऑप्शन ई के साथ जाऊंगा, ये मानते हुए कि विकास के नाम पे यदि तुम टैक्स लोगे और मेरा विकास करोगे तो मैं दे दूंगा टैक्स, ठीक है, यदि मैं एबल हूँ तो। और वैसे भी जो टैक्स भरने के योग्य नहीं होते उनसे टैक्स नहीं लिया जाता, आज भी होता है भारत में, तो इसलिए मैं ई ऑप्शन के साथ जाता, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, ध्यान से देखते हैं। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था, ठीक है। देखिए ये सारे जितने क्वेश्चन अभी तक हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, इसमें सिर्फ कॉमन सेंस नहीं लग रहा है, थोड़ा सा आपका बेसिक नॉलेज लग रहा है। तो एक बेसिक नॉलेज जरूरी है, पढ़ाई का रिप्लेसमेंट ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अभी भी यहाँ एक बेसिक नॉलेज लगेगा ही। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था, ठीक है, ध्यान से सोचिए। गंगा, हम लोग अभी कहाँ रहते हैं? हम लोग जहाँ रहते हैं मतलब वो गंगा का क्षेत्र है ना, हम ऐसे सोच के चलते हैं कि हम बिहार के आसपास रहते हैं हम सब, ठीक है, इसीलिए बीपीएससी भी दे रहे हैं, गंगा के आसपास रहते हैं। और ये कह रहा है कि गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था, ठीक है। तक्षशिला, यदि बेसिक आइडिया हो कि तक्षशिला किस साइड में था तो वो थोड़ा सा पंजाब पाकिस्तान वाले इलाके वाले साइड में हो जाएगा, ठीक है। और तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। और मतलब कहा जा रहा है कि उस क्षेत्र को क्या कहा जाता था, ठीक है ना। अब आता है चोल। चोल में यदि हमें थोड़ा भी आइडिया हो तो हमें पता होगा कि भारत में मतलब जो चोल थे, चेर चोल पांडे, मतलब वो नीचे की तरफ थे, ठीक है ना, तीनों के तीनों इधर नीचे की तरफ हुआ करते थे, तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, या तो सी के साथ जाना या फिर ई के साथ जाना, ठीक है।
हम खुद भी मतलब गंगा के क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी अनर्थ ऐसा कुछ वर्ड सुना है? ठीक है, देखिए ये जो कॉमन सेंस है ना, ये जो आपकी कंसाइंस की आवाज़ है ना, ये बहुत मैटर करती है। ठीक है, तो उस तरीके यदि क्या हमने कभी अनर्थ सुना है? ठीक है, मैंने तो कभी नहीं सुना। ठीक है, ये वर्ड मैंने कभी नहीं सुना, तो मैं इस ऑप्शन में ई के साथ जाता। ठीक है, आप अपनी अपनी कंसाइंस पे, अपने अंतःकरण की आवाज़ पे एकदम भरोसा कीजिए। ठीक है, और उसके साथ जाना जाइए। यदि आपको ऑप्शन का आंसर, क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, आंसर पता है, इट इज़ वेरी गुड, आप आंसर के साथ जाओ। लेकिन यदि नहीं पता है और फिर भी आप अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो इस तरीके से, इस अप्रोच से आगे बढ़िए। आप अपने कंसाइंस की आवाज़ पे भरोसा कीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि यहाँ क्या है। हाँ, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, पहले यहाँ नहीं है। ठीक है ना, पूछ रहा है नगर में, ये भी, इन चीज़ों पे ना क्वेश्चन में खास ध्यान दीजिए। ये इसलिए ही दिए गए हैं कि आप आंसर ढूंढ पाओ आसानी से। ठीक है, हम कभी भी असहयोग आंदोलन पढ़ते हैं तो ये नहीं पढ़ते हैं कि नगर में असहयोग आंदोलन कैसा रहा और गांव में असहयोग आंदोलन कैसा रहा। हम यही पढ़ते हैं असहयोग आंदोलन की प्रकृति क्या रही क्या नहीं रही। ठीक है, ओवरऑल ही पढ़ते हैं। तो बीपीएससी को भी पता है ये आंसर आप इतनी आसानी से नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, लेकिन फिर भी देखते हैं कैसे, मतलब ये जो वर्ड्स हैं कि इसीलिए दिए हैं कि थोड़ा सा हिंट के तौर पे, तो देखते हैं इस चीज़ का मदद लेते हैं कि कैसे निकल पाते हैं। ठीक है, तो नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छा, असहयोग के समय हम क्या कर रहे थे, ये एक बेसिक चीज़ पता होना चाहिए कि हम असहयोग कर रहे थे। बहुत ऑब्वियस सी बात है, मतलब हम सरकारी नौकरी से रिज़ाइन कर रहे थे, बाकी सारे विदेशी चीज़ों का त्याग कर रहे थे, मतलब कॉपरेट नहीं कर रहे थे उनको। ठीक है, इसलिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी कहा गया। ठीक है, तो देखते हैं, आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया। देखिए, केवल उच्च जाति, मतलब केवल, यहाँ पे ना ये एक्सट्रीम सेंटेंस हो गया। ठीक है, यदि एक भी निम्न जाति का कोई भाग ले लेगा ना, एक भी कोई निम्न जाति से भाग ले लेगा, तो मतलब ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। फिर आप बीपीएससी को चैलेंज कर दोगे, यदि ये आंसर है तो एक भी तो गलत हो जाएगा और चैलेंज कर दोगे। तो ये बहुत एक्सट्रीम सेंटेंस हो गया, काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम सेंटेंस है, और ऐसे सेंटेंस निकाल देने चाहिए। हमें नहीं पता कि आंसर क्या होगा। ठीक है, लेकिन मतलब ये सही नहीं होगा, ये गलत होगा। और वैसे भी हमें ध्यान रखना है, ये नहीं, गलत वाला ही चूज़ करना है। ठीक है, गलत। ठीक है, मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार किया गया। अब मद्रास की जस्टिस पार्टी ने क्या किया क्या नहीं पता नहीं, हमें क्या पता उस समय क्या हो रहा था। तभी तो हम मतलब कॉमन सेंस लगाने की कोशिश कर रहे हैं। नॉलेज होता तो नॉलेज के भरोसे जाते, लेकिन नहीं पता तो ठीक है, इसको होल्ड पे रखते हैं। ठीक है, अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, शायद कुछ मिल जाए। हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूल को छोड़ दिया। प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया, वकीलों ने प्रैक्टिस छोड़ दी। एग्जैक्टली यही तो था असहयोग करना, मतलब इससे असहयोग का साउंड आ रहा है ना। सब लोग सरकारी चीज़ों का, देखिए सरकारी नियंत्रण वाली चीज़ों का त्याग कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तो फिक्स है कि 3 वाला जो ऑप्शन होगा ना, ये सही है और हमें गलत चूज़ करना है। 3 वाला एलिमिनेट कर लो, आसानी से एलिमिनेट कर लो। ठीक है, अब यहाँ आता है क्या हो सकता है। अब आप खुद से सोचो, ये तो फिक्स आंसर हो सकता था क्योंकि ये बहुत एक्सट्रीम है। ठीक है ना, तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? तो ये ऑप्शन है। हमें 2 पता नहीं था ये स्टेटमेंट, लेकिन हमने फिर भी इसको कैसे भी निकाल लिया। ठीक है, हमें 2 पता नहीं था, और इसमें मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि हमने पहले ही सोचा कि 1 के होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें सी ऑप्शन के साथ गए और 32 बन गया। ठीक है, आगे आते हैं, ऐसे ही देखते हैं। अब ये कह रहे हैं निम्नलिखित में किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, देखते हैं। अच्छा, अब ना जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना और आंसर नहीं पता हो, स्पेशली हिस्ट्री के, तो एक बार टाइम पीरियड याद करने की कोशिश करो। ठीक है, यदि टाइम पीरियड याद है तो काम आसान हो जाएगा, और यदि टाइम पीरियड याद नहीं है, हम नल्ले आदमी हैं हम लोग, भाई क्यों ही याद करेंगे, उतना समय थोड़ी है, तो नहीं है तो ठीक है, करते हैं कोशिश, हो जाए तो हो जाए। तो करके देखते हैं। इसमें से गलत वाला चूज़ करना है ना। ठीक है, कैसे करेंगे गलत वाला चूज़, आराम से देखते हैं।
समझते हैं। पानीपत का पहला युद्ध, ठीक है, तो एक बार सोच के देखते हैं पानीपत वाला इलाका किधर होना चाहिए, ठीक है। तो इतना हमको यदि नॉलेज है कि हरियाणा के आसपास ये हो सकता है, ठीक है। मतलब पानीपत कहाँ पड़ता है हम सबको शायद पता हो, ठीक है। पानीपत, कुरुक्षेत्र, कुछ ऐसे जगह हैं जो पता रहती है, तो हम मान के चलते हैं उस एरिया में कहीं पड़ता होगा, एग्जैक्टली हरियाणा या हरियाणा के आसपास वाला इलाका बस पता हो, ठीक है। मतलब कि जो इंडिया का मैप है, ठीक है, तो इंडिया के मैप में ऊपर की तरफ में कहीं पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखते हैं। अब देखते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध ये कह रहा है टीपू सुल्तान और मराठा। देखिए, सबसे पहले यदि आपको टाइम पीरियड याद रहता ना पानीपत के युद्ध का, तो वहीं से ये गलत हो जाता, क्योंकि टीपू सुल्तान उस टाइम जब पानीपत का द्वितीय युद्ध था तो हुआ ही नहीं था। लेकिन चलो, हमें वो भी नहीं पता टाइम पीरियड, हमें क्यों पता रहे भाई, ठीक है। तो अच्छा, ये हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, ये वेल नोन फैक्ट है, सब कोई जानते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी ऑप्शन बी पे एक बार देखते हैं। यदि हमें टाइम पीरियड नहीं पता है तो हम ये सोचने की कोशिश करें कि टीपू सुल्तान कहाँ के आसपास का हो सकता है, ठीक है। तो हमें पता है त्रावणकोर, मतलब हमें पता है वो नीचे की तरफ कहीं का था, ठीक है भाई, नीचे की तरफ था टीपू सुल्तान। मराठा ये वाले जगह के आसपास के थे, ठीक है। तो वो इस जगह पे क्यों ही लड़ने आएंगे, लड़ना होगा तो इधर ही लड़ेंगे ना भाई। आप खुद से सोचो एकदम ध्यान से, लड़ना होगा तो इधर कहीं लड़ेंगे, ठीक है। इनके पास भी ये इलाका है, इनके पास भी है, तो यहाँ क्यों लड़ना। तो मतलब टाइम पीरियड के हिसाब से तो गलत है ही। और यदि थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं, यदि एरिया देखें, देखिए हो सकता है टीपू सुल्तान आपको ना पता हो कौन से जगह पे थे, ठीक है, लेकिन मतलब आपको ना पता हो कि मैसूर के थे, क्या हुआ क्या नहीं पता हो आपको, ठीक है। लेकिन ये तो मराठा तो समझ सकते हैं ना, महाराष्ट्र के आसपास वाला इलाका, ठीक है। तो वो यहाँ क्यों ही लड़ने आएंगे, तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। और ये वही पूछा है कौन सा गलत है, तो हम ऑप्शन बी के साथ चले गए। तो इस तरीके से कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है। देखो यहाँ भी नॉलेज यूज़ हो रहा है, बिना नॉलेज के नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ मतलब हो पा रहा है क्वेश्चन एक बेसिक नॉलेज होने के बावजूद, ठीक है। अब यहाँ देखो, विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह, अब हमें पता नहीं व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या होता है, कब शुरू हुआ, कुछ भी पता नहीं, ठीक है। बस एक टाइम पीरियड उन्होंने खुद दे दिया, 1940 की बात है, और विनोबा भावे नाम दे दिया, ठीक है। हम लिटरली मतलब हम एग्ज़ाम में आंसर चाहिए हमें, ठीक है। ये जो है ना भाऊ वाली बात, ठीक है, ये टाइटल देखते हैं, ये जो है ना ये महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मुंबई में, ठीक है। ये ऐसे सोचते हैं ना, जैसे हम लोग टाइटल देख के जाति पता लगा सकते हैं और इस तरीके की चीज़ें, वैसे ही हम चेहरे की बनावट देख के उनके भौगोलिक स्थान का पता लगा सकते हैं, वैसे ही हम टाइटल देख के उनके आसपास के जगह का पता लगा सकते हैं। तो एक तो श्योर है कि केरल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उधर ऐसा टाइटल कभी सुना नहीं। अब या तो गुजरात हो सकता है या तो महाराष्ट्र हो सकता है, ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र के चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों, आप वैसे भी सोचो ना, आप ऐसे मूवी सीरियल ये सब में भी देखते होगे ना, वो लोग बोलते हैं भाऊ ऐसा कुछ करके, ठीक है, वो मुंबई वाला लैंग्वेज होता है, ठीक है। उससे इस टाइटल को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन बी ऐसे करके आंसर निकालते हैं। हालांकि ये उतना परफेक्ट तरीका नहीं है, लेकिन वहाँ हमें कुछ नहीं आ रहा है, और यदि हमें ऑप्शन चूज़ करना ही है तो हम इसके थ्रू जाएंगे। पता नहीं सही होगा गलत होगा, लेकिन यदि रिस्क लेना है तो ऐसे लेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखते हैं, ठीक है। आंसर निकालने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन के अंदर से। 1918 में मोंटफोर्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष टूट गए, ठीक है। मतलब उदारवादी नेता टूट गए हैं, जिसके गठन जिन्होंने एक टूट के एक नया कुछ गठन कर रहे हैं। कौन गठन कर रहा है, उदारवादी नेता, लिबरल लोग गठन कर रहे हैं, ठीक है। मतलब तो लिबरल लोग कब गठन करेंगे, जब कोई बहुत इधर उग्रवाद वाली चीज़ हुई होगी, ठीक है, इस वजह से कुछ गठन कर रहे होंगे। और उदारवादी लोग हैं तो इनके मूल में उदारवाद रहेगा, इनके मूल में अहिंसा रहेगा, इनके मूल में मतलब सॉफ्ट तरीके से सत्ता की स्थापना रहेगी, ठीक है।
क्योंकि ये लिबरल है। तो हम देखने की कोशिश करते हैं, हालांकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सा पार्टी का नाम इनको ज़्यादा सूट करता है। ठीक है, भारत सेवक समाज, मतलब ठीक है, पता नहीं। ठीक है, स्वराज पार्टी, मतलब ठीक है, ये भी पता नहीं। हाँ, ये इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, ठीक है, ये उदारवादी लोग हैं, ये वाला नाम थोड़ा ज़्यादा सूट करता है इन पे। ठीक है, तो मतलब इस ऑप्शन के साथ आराम से आप चले जाओ। क्यों? क्योंकि इन्होंने खुद क्वेश्चन में लिख रखा है पुराने उदारवादी अवशेष टूट गए, और ये टूट के नए सत्ता का गठन कर रहे हैं, नई पार्टी का गठन कर रहे हैं। आप खुद सोचो, वो डायरेक्ट नाम भी दे सकते थे, इन नाम को देने के बजाय उन्होंने आपको एक हिंट देते हुए ये दिखाया कि ये तीनों उदारवादी लोग हैं। क्यों बताया ये क्वेश्चन? ताकि आप इस आंसर तक खुद पहुंच पाओ। ठीक है, आते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमी, ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है, दिख नहीं रहा है। ठीक है, ये कोई बुक है, इसके लेखक पूछ रहा है कौन थे। ठीक है, एक चीज़ जान लो, महात्मा गांधी हम सब जानते हैं, मतलब सब चंपारण सत्याग्रह पढ़ते हैं, 1917 के आसपास आए, राजकुमार शुक्ल के निवेदन पे आए, ये वेल नोन फैक्ट है। ठीक है, उसमें उनके कई सारे सहयोगी भी रहे, राजेंद्र प्रसाद, कृपाल, माफ़ कीजिएगा वो नाम मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, तो ऐसे कई सारे सहयोगी भी रहे। तो उन चीज़ों को, ये वेल नोन फैक्ट है, तो हम ये सब जानते हैं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि महात्मा गांधी पे कोई बुक लिखनी है, कौन लिखेगा इसमें से? ठीक है, देखिए, कर्पूरी ठाकुर जो है ना, यदि इनका टाइम पीरियड पता हो कि ये 1924-25 के आसपास तो पैदा हुए थे, मतलब बड़ा होते होते और आंदोलन में आते आते लगभग 1940 के आसपास हो ही गया होगा, या 1910-15 साल के बाद ही आए होंगे। ठीक है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। अब ऑप्शन बचता है या तो राजेंद्र प्रसाद या तो जेपी। ठीक है, ये बहुत वेल नोन फैक्ट है कि राजेंद्र प्रसाद मतलब चंपारण सत्याग्रह में भी उनके सहयोगी थे, राज्य संघ स्तर पे भी उनके साथ रहा करते थे। तो बहुत चांसेस है कि गांधी जी के बारे में कुछ लिखना है ना, और वो भी जब वो बिहार में आए थे। ठीक है, और उस समय राजेंद्र प्रसाद उनके साथ थे, तो राजेंद्र प्रसाद ही लिखे होंगे। तो इसमें ऑप्शन सी के साथ में जाता है। यदि मुझे आंसर पता नहीं है तो मैं ऐसे एलिमिनेट करने की कोशिश करता। ठीक है, आगे आते हैं। दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, का जन्म बिहार के निम्नलिखित में से किस साल में हुआ था? ठीक है, अब देखिए, मतलब हालांकि ये तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन देखते हैं कि ये कुमुदलाल गांगुली, हमें नहीं पता होगा, हो सकता है कि ये कौन थे। ठीक है, लेकिन गांगुली एक बार देखिए। ठीक है, ये टाइटल देखते हैं। अब ध्यान से सोचिए, हमें गांगुली क्या पता है? सौरभ गांगुली ऑब्वियसली हम सबको पता ही होगा, मैक्सिमम लोगों को, अधिकांश लोगों को पता होता है सौरभ गांगुली क्रिकेटर थे। कहाँ के थे? वेस्ट बंगाल के थे। ठीक है, मतलब ये जो गांगुली है ना, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल के आसपास के हो सकते हैं। ठीक है, तो जब हम मतलब मैप बनाएंगे, ठीक है, जब हम बिहार का मैप बनाएंगे, एक रफ मैप मैं खींच नहीं पाता हूँ बिहार का। ठीक है, तो जब हम बिहार का मैप बनाएंगे, माफ़ कीजिएगा बिल्कुल ही गंदा मैप है बिहार का। ठीक है, तो जब हम मैप बनाएंगे तो हम देखेंगे कि इन तीनों में से कौन ऐसे ज़िले हैं, ठीक है, कौन ऐसा ज़िला है जो वेस्ट बंगाल के आसपास पड़ेगा। क्यों वेस्ट बंगाल देख रहे हैं? टाइटल की वजह से। ठीक है, पटना तो बिल्कुल दूर है, बहुत दूर है वेस्ट बंगाल से। ठीक है, मुंगेर और भागलपुर। ठीक है, लेकिन हम देखेंगे ना, भागलपुर ज़्यादा नज़दीक है वेस्ट बंगाल से। इस चीज़ को यदि हम देखेंगे मैप, यदि आपको बिहार का मैप ध्यान होगा तो, ठीक है, तो फिर हम भागलपुर ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। हमें पता नहीं था क्या कौन है वो, लेकिन इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 में युवा 2.0 योजना का शुभारंभ किया है? ठीक है, देखते हैं, पता नहीं, किसी ने तो किया ही होगा ऑब्वियसली। देख लेते हैं किसने किया है। पहला है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, देखिए ये स्वास्थ्य मंत्रालय है ना, यहाँ युवाओं की बात हो रही, युवा की बात हो रही है ना,
तो ये करेगा, इस पे डाउट है थोड़ा, मतलब कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, डाउट है। ठीक है, चलिए होल्ड करते हैं इसको। शिक्षा मंत्रालय, हाँ मतलब ये लग रहा है कि शिक्षा का मंत्रालय है, युवाओं की बात हो रही है, हो सकता है आंसर। ठीक है, खैर आगे के ऑप्शंस भी देखते हैं। आयुष मंत्रालय, मतलब मैंने तो कभी ऐसा कुछ सुना नहीं, मतलब आयुष मंत्रालय जो कोई योजना ला रहा हो, ऐसा कुछ सुना नहीं। ये मतलब हम अपनी कंसाइंस की आवाज़ के साथ जाते हैं, ऐसा कभी सुना नहीं। ठीक है, तो यदि इसमें किसी एक ऑप्शन को जो ज़्यादा उपयुक्त लग रहा है, वो बी वाला ऑप्शन ज़्यादा उपयुक्त लग रहा है। ठीक है, तो बी वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे। हालांकि मतलब आप ये सोच सकते हो कि इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं भी हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट ये लग रहा है कि शिक्षा वाले युवा के लिए कुछ कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं, तो इसलिए बी ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में। ठीक है, सॉरी 67 में। ये क्या कह रहा है, हाँ, भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से पता नहीं यार, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन कौन पढ़े हैं। ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा, आंसर निकालना है। तो कह रहा है कि फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर है। ठीक है, फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर क्या होता है पता नहीं भाई, मुझे भी नहीं पता, किसको पता। ठीक है, तो ये साक्षरता वाली बात हो रही है। ठीक है, तो ऑब्वियसली यदि कोई पहल है, कोई चीज़ आयोजित कराई जा रही है, तो ऐसी जगह पे कराई जाएगी ताकि जागरूकता बढ़े, और ऐसी जगह पे कराई जाएगी जहाँ पे लोगों का उसका नॉलेज ना हो। ठीक है भाई, केरल में तो साक्षरता यार क्या ही कहना, बहुत ही अच्छी है। ठीक है, तो मैं तो इसको ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया। ठीक है ना, कि मतलब केरल तो नहीं हो सकता भाई, बाकी कुछ भी करा लो। ठीक है, अब आता है दो चीज़, एक अंडमान और एक श्रीनगर। ठीक है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखो अंडमान में मैंने सोचा कि मतलब आदिवासी क्षेत्र ज़्यादा है। ठीक है, वहाँ पे ऐसी साक्षरता शिविर क्यों कराई जाएगी, आप खुद सोचो। वहाँ का पहला प्रायोरिटी कुछ और है। ठीक है ना, साक्षरता से पहले भी होती है रोटी कपड़ा आवास सब कुछ चीज़ें। ठीक है, तो मैं इस ऑप्शन को भी एलिमिनेट करूंगा और श्रीनगर के साथ जाऊंगा यदि मुझे जाना हुआ तो। और श्रीनगर और कश्मीर का विकास के लिए भी तरह तरह की इनिशिएटिव्स ली जा रही हैं। ठीक है ना, तो हो सकता है कि ये वाली चीज़ यहाँ हुई हो, तो ऐसे में मैं बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करके 67 के ए के साथ जाऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। और हाँ, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, साइंस टेक के क्वेश्चन में ना जब भी आप फंसो ना, तो आप एक बार इंग्लिश के टर्मिनोलॉजी ज़रूर देख लिया करो, वहाँ से काफ़ी हेल्प मिल जाता है। लेकिन एनीवे देखते हैं, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी। वही बात है, इतना डेप्थ में करंट अफेयर्स शायद ही कोई पढ़े जब तक, अनलेस एंड अनटिल ये बहुत वेल नोन फैक्ट ना रहा हो। तो इसकी थीम पूछ रहा है। ठीक है, अंतरिक्ष की बात हो रही है, पृथ्वी की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखना है। ठीक है, अंतरिक्ष में औरतें। ठीक है, अंतरिक्ष में औरतें क्यों ही थीम रहेगा। ठीक है, हमारा तो पहला प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि अंतरिक्ष चलें तो पहले पहुँचे, तो पुरुष पहुँचे, महिला पहुँचे, इंसान पहुँचे, जानवर पहुँचे, कोई पहुँचे तो पता तो चले। पहले तो हम अंतरिक्ष एक्सेस तो करें। अभी से औरत और अभी से पुरुष, इन बातों पे क्यों बल देना, उससे ज़्यादा अपेक्षाकृत और भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं अंतरिक्ष के पर्सपेक्टिव में। ठीक है, तो इस ऑप्शन को मैं एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, उपग्रह जीवन को बेहतर बनाते हैं, इस ऑप्शन को भी ना मैं मतलब ये थीम के तौर पे नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये चीज़ कंफर्म नहीं है ना कि उपग्रह जीवन को बेहतर बनाते हैं। आज तक मतलब ऐसा क्या हो गया है कि जीवन बेहतर हो रही है और इसको थीम के तौर पे रखना पड़े, तो मैं इसको भी एलिमिनेट कर दूंगा। ठीक है, हाँ एक चीज़, अंतरिक्ष और निरंतरता। हम बार बार सुन रहे हैं कि अंतरिक्ष में पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, अंतरिक्ष में सस्टेनेबिलिटी रहनी चाहिए, ये वो, तो निरंतरता हो सकता है। ठीक है,
उपयुक्त में से एक से अधिक तो नहीं हो सकता, थीम तो एक ही होगी, ठीक है, और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है, या सी या फिर ई में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। और ये मुझे थोड़ा उपयुक्त लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, अंतरिक्ष और निरंतरता, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि हम अंतरिक्ष की सभी चीज़ों का अभी दोहन कर जाएं और आगे पता ना, जैसे हमने पृथ्वी पे किया। तो इसीलिए मैं 74 के सी के साथ जाऊंगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ना कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता ये क्या है, बस निहोंसु पढ़ा मैंने। ये ना होंसु, ये सब चीज़ें, ये जो वर्ड्स है ना, ये जापानीज़ वर्ड है, ठीक है। अब ये जीवाई टेक का आवेदन किया था, कहाँ की दूतावास ने, मुझे कुछ नहीं पता, ये बस वर्ड सुन के ना मैंने इसको गेस किया कि ये जापान का होगा, ठीक है, और आंसर कर दिया, क्योंकि ऐसे वर्ड्स वहाँ सुने जाते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन आप तब तक नहीं कर सकते हो जब तक आप ऐसे वर्ड से फैमिलियर नहीं हो, ठीक है ना। तो इसलिए इन क्वेश्चन में ना भी रिस्क लेंगे तो कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है। आगे आते हैं, आगे देखते हैं क्या है, माफ़ कीजिए, ठीक है। देखिए, इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर मुझे नहीं पता क्या है, मैं आंसर देखना भी नहीं चाहता, बस मैं एक अप्रोच बताना चाहता हूँ, ठीक है। गलत सही मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन जब भी ऐसा है ना कि 2019-20 के इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहा है, यहाँ तो हम मतलब 23-24 वाली, 22-23 वाली न पढ़े हों, ये 19-20 के इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहा है। इसे भी पता है कोई स्टूडेंट पढ़ के नहीं जाएगा, वो भी इकोनॉमिक्स, वो भी प्रीलिम्स में शायद ही कोई पढ़ के जाता हो, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि उस समय उसके अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, ठीक है। क्या करेंगे इसमें, हम देखेंगे कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो मतलब एक से अधिक का तो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। अब देखेंगे ना, ये तीन जो जगह है, जो भी ऑप्शन दिया रहे हैं, ठीक है, हम देखेंगे कि प्रति व्यक्ति आय कम है, तो वहाँ प्रॉब्लम्स, निर्धनता ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय कम है, ठीक है। तो निर्धनता ज़्यादा होगी, तो जैसे मान लो वहाँ पे महंगाई कम होगी, डिमांड कम होगा वस्तुओं का। एक बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, वहाँ देखूँगा ज़मीन कैसे मिलता है, ठीक है। आजकल बिहार में सबसे ज़्यादा यही चल रहा है, ज़मीन का रेट इतना हाई होता जा रहा है, तो देखूँगा ज़मीन कैसे कम मिलता है, ठीक है। यदि ज़मीन का रेट बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा है, तो भाई मतलब वो तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, ठीक है। ज़मीन खरीदने के पैसे ही नहीं है, ठीक है ना, तो कहाँ से उतने पैसे देंगे। एक तो हो कि बाहर वाले जाके खरीदते हो, बाहर वाले जाके भी खरीदेंगे तो फिर वहाँ बस जाएंगे, वहाँ के निवासी हो गए, तो फिर वहाँ की प्रति व्यक्ति आय कम कैसे रहेगी, ठीक है। बहुत मतलब टेक्निकलिटी में नहीं जाते हैं, बहुत तकनीकी सूक्ष्म अध्ययन नहीं कर रहे हैं कि निवासी नहीं होंगे, ये XYZ, उस पर नहीं, बहुत सिंपल कॉमन सेंस लगा रहे हैं, ठीक है। तो देखेंगे ना, इन जगहों में से कौन सा ऐसा जगह है जहाँ ज़मीन की कीमत भी कम है, महंगाई भी कम है, रहन सहन, डेली निर्धनता बहुत ज़्यादा है। इस तरीके से यदि आप इन जगहों के हो तो बहुत ही अच्छा, आप ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। नहीं हो तो यदि आपको पता है तो रिलेट कर पाओगे, और उस तरीके से आंसर चुनने की कोशिश कीजिएगा। यदि आपको इसका आंसर पता नहीं है तो, ठीक है, यदि और इसमें पूरा रिस्क होता है गलत होने का, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। यदि आप फिर भी इसको मतलब अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप ये एक अप्रोच अपना सकते हैं, बाकी और भी अपने अप्रोच भी बना सकते हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत, देखिए शहरीकरण की बात हो रही है और लिख रहे हैं बहुत तेज़ी से बढ़ा है, बहुत तेज़ी से, इस कीवर्ड को ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर डैश प्रतिशत था, पता नहीं होगा कुछ, जो बढ़कर वर्तमान में डैश हो गया, ठीक है। मतलब देखिए, पहले कुछ था, मान लो x था, अब y हुआ है, ठीक है ना, लेकिन x और y में ना बहुत तेज़ी से बढ़ा है, बहुत तेज़ी से, ठीक है। तो ऑप्शंस देखते हैं, ये है 14.4, 15.5, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है क्या, बहुत ज़्यादा का मुझे तो नहीं दिख रहा। सेम वही चीज़ नहीं दिख रहा, बहुत ज़्यादा का डिफरेंस तो नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे इसने कीवर्ड लिखा है बहुत तेज़ी से, ठीक है। यहाँ दिख रहा है, इस ऑप्शन में दिख रहा है कि हुआ है, लगभग 4% की वृद्धि हुई है, और 4% की वृद्धि बहुत होती है, ठीक है। तो मैं इस
क्वेश्चन में ए के साथ जाऊंगा। देखिए कॉमन सेंस की बात है, इनके क्वेश्चन में से आंसर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी कुछ भी नया मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, सुप्रचारित वन्यजीव अभियान है। हाँ, मतलब विश्व में कौन सा बहुत फेमस वन्यजीव अभियान है, ठीक है। मतलब हमने क्या कभी सुना लायन प्रोजेक्ट, ऐसा कुछ नहीं सुना, ठीक है। टाइगर के लिए ज़रूर सुना है, सुंदरवन परियोजना ऐसा कुछ सुना, मतलब मैं तो नहीं सुना हूँ। तो ऐसे के क्वेश्चन में ना आप कंसाइंस की आवाज़ पे जाइएगा, ठीक है, बिल्कुल जाइएगा। और आप में से मतलब हम सब ऑलमोस्ट ये बिहार वाले होंगे, और आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि हमारे यहाँ वाल्मीकि नगर टाइगर प्रोजेक्ट चलता है, ठीक है। तो ऐसे में प्रोजेक्ट टाइगर के साथ जाएंगे, कंसाइंस की आवाज़ के साथ जाएंगे, और उसके चांसेस होते हैं सही होने के, ठीक है, क्योंकि वो एक बहुत इंट्यूटिव नॉलेज है हमारा, ठीक है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, ठीक है। देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन, हाँ, जैसे ही क्वेश्चन बड़ा मिला हमें खुश हो जाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ आंसर मिलने वाला है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण में दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जहाँ पे मतलब बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे ज्वारनमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक, दलदल और मैंग्रोव, मतलब सब कुछ के साथ 21 द्वीप शामिल है। मतलब ऐसा क्या है भाई जहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। देखिए यहाँ थोड़ा नॉलेज ज़रूर लगेगा। मुझे क्या बस एक चीज़ पता है कि प्रवाल भित्तियाँ भारत में 4-5 जगहों पे ही पाई जाती हैं, ठीक है। कच्छ के आसपास, मन्नार की खाड़ी के मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह नहीं पाई जाती, ठीक है। मैं वो ऑप्शन में खोजूंगा, क्या वो है क्या कुछ, मुझे दिख गया ना मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, मैं इसके साथ चला जाऊंगा। क्यों? मैंने इसमें से खोजा कि किस किस कीवर्ड के बारे में मुझे पता है, इसके बारे इसके मैंने देखा ये मुझे पता है, बस 3-4 जगह पाई जाती है, ठीक है। मन्नार की खाड़ी में भी ये पाई जाती है, मैं उसके साथ चला गया और ऐसे ऑप्शन आंसर निकाला, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए मानसून का समय क्या है? जून के आसपास वाला महीना, ठीक है, मतलब मई जून के आसपास वाला महीना। एग्जैक्टली बता पाना तो मुश्किल है कब आएगा, लेकिन हाँ मई से आने की उम्मीद बढ़ जाती है। जून जुलाई पूरा मानसून का सीज़न रहता है भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, ठीक है। तो प्री मानसून बारिश हो रही है, केरल में होती है, ठीक है। तो प्री मानसून बारिश हो रही है उस समय जून जुलाई के आसपास क्या हो सकता है? अब ये कह रहा है कि इसे स्थानीय भाषा में मतलब किस रूप से जाना जाता है, ठीक है। ब्लॉसम सावर्स, मतलब पता नहीं, ठीक है। नॉरवेस्टर्स, ये तो बिल्कुल ही सुना सुना नहीं लग रहा भाई, मतलब। अब आते हैं मैंगो सावर्स, ठीक है। हाँ ये थोड़ा लग रहा है अपने देश का हो सकता है, और मतलब जून का मौसम है ना, मैंगो की बात हो सकती है भाई, आम की बात तो हो ही सकती है जून के मौसम में, ठीक है। ऐसे में क्या करेंगे फिर? हम मैंगो शावर्स के साथ जाएंगे, ठीक है। मैंगो शावर्स मतलब मैंगो शावर्स ही आंसर भी है, और यही होता है, यही कहते भी है, लेकिन ये मतलब कैसे निकाले? प्री मानसून बारिश है, ठीक है। हमने देखा मानसून का टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड में कौन से वर्ड्स बहुत मतलब अप्रोप्रिएट सूट कर रहे हैं, तो मैंगो शावर्स के साथ गए, ठीक है। अब आते हैं आगे के क्वेश्चंस पे, देखते हैं आगे। हाँ ये क्वेश्चन जब मैंने एग्ज़ाम के बाहर पढ़ा था जब क्वेश्चन पेपर पे, तो मुझे तभी बहुत हंसी आई थी कि इसमें बहुत सारे अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है। ध्यान से कॉमन सेंस से देखिएगा, ठीक है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बहुत सारी बातें लिखी हैं, ठीक है। कहना क्या चाहते हैं कि वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? भाई उत्तल लेंस की प्रकृति क्या है, ठीक है, यदि थोड़ी सी नॉलेज है तो उत्तल लेंस की प्रकृति है, बड़ा को थोड़ा छोटा करके दिखा देता है। प्रतिबिंब में क्या मतलब उलट पुलट मचा देता है क्या? जो जैसा है वैसा ही दिखाएगा ना, प्रतिबिंब तो जिसकी है वैसे ही बनेगी ना। 20 सेंटीमीटर से क्या फ़र्क पड़ता है यहाँ, ठीक है। बस उत्तल लेंस बड़ा या छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक है, मतलब छोटा ही बनाता है तो बड़ा या छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, हमें इतना पता है। देखते हैं कि काली पट्टियों का एक जेब्रा, अरे भाई घोड़ा है, सफ़ेद घोड़ा है, उसको तुम जेब्रा बना दोगे? मतलब काला रंग की पतली पट्टी लगा रहे हो,
एक सफ़ेद घोड़े को ज़ेब्रा बना दोगे, बहुत फनी है, बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। काली पट्टियों का एक घोड़ा, मतलब कि आप ये कहना चाहते हो कि काले रंग की पतली पट्टी आप लगाओगे, घोड़े का कलर बदल दोगे। ये भ्रामक है, पता नहीं हो सकता है कि नहीं, लेकिन ये भ्रामक है, कभी सुना नहीं, ठीक है। फिर आता है कम चमक वाला एक घोड़ा। हाँ, ये थोड़ा लॉजिकल साउंड कर रहा है कि हम काली रंग की पतली पट्टी लगा रहे हैं, इस लाइन का कोई तो काम होगा शायद, ठीक है, क्योंकि इधर से तो कुछ काम दिख नहीं रहा है, तो लगा रहे हैं। ये सफ़ेद घोड़ा है, शायद इसकी चमक कम हो जाए, ठीक है, जो इस पर रिफ्लेक्शन आए, जो लाइट्स पड़े, शायद चमक कम हो जाए काली पट्टी की वजह से, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। या फिर ये तो खैर होगा नहीं, और डी और सी, ई और सी में से किसी के साथ जाना है। सी ज़्यादा अप्रोप्रिएट साउंड कर रहा है, तो सी के साथ जाएंगे, ठीक है। हालांकि मैं एक चीज़ क्लियरली बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम हॉल के बाहर ऐसे सोच पाना, ऐसे एक्सप्लेन कर पाना बिल्कुल संभव है, ठीक है। एग्ज़ाम लाइक कंडीशन में बैठ के उस तरीके से सोचना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये तभी काम करता है जब आपके पास नॉलेज है, कॉन्फिडेंस है, और आप एग्ज़ाम हॉल में बिना पैनिक हुए कॉन्शियसली एग्ज़ाम को दे रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे कि ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। मतलब इंटेंसिटी की बात हो रही है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है I = P/4πr², जो भी फॉर्मूला होता है मुझे नहीं पता इंटेंसिटी की क्या फॉर्मूला होती है। हम तो बस देख रहे हैं ध्वनि की तीक्ष्णता, ज़्यादा आवाज़ कब होता है, ठीक है। मुझे इससे बस एक ही बात याद आ रही है, बचपन में पापा मारे एक झापड़ जोर से, जितना जोर से मारेंगे उतना तेज आवाज़, ठीक है। फिर उस हिसाब से देखते हैं कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट है, ठीक है। ध्वनि का आयाम पता नहीं, ध्वनि का तरंग दैर्घ्य पता नहीं, ध्वनि का वेग, हाँ पापा जितना जोर से मारते थे ना उतना तेज आवाज़ होता था, उतना इंटेंसिटी ज़्यादा होती थी उसकी, ठीक है। ये हो सकता है ध्वनि का वेग, ठीक है। तो हम इस ऑप्शन में किसके साथ जाएंगे, बी ऑप्शन के साथ। हालांकि मतलब ये यदि मुझे जाना होता, हालांकि ये ऑप्शन सही है या गलत है मुझे नहीं पता, मैंने इसको अभी आंसर की से देखा है तो मुझे पता चला ये गलत है, ठीक है। लेकिन ये मैं इस तरीके से जाता, इसमें अप्रोच इस तरीके से करता, ठीक है। मुझे लगता है कि ध्वनि का वेग गलत है, ठीक है, ये नहीं है जहाँ तक मुझे याद है, मैंने जब आंसर की देखा था। तो मैं ये चीज़ क्यों बताया, अभी एकदम सीरियसली लेके आया लेक्चर को, यहाँ गलत क्यों किया, बस यही बताने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि जो भी हम चीज़ों को सोच रहे हैं हर बार वो सही होए, ठीक है। हम अपने लॉजिक्स लगा रहे हैं, वो गलत भी हो सकता है, ठीक है। मैंने अपने पहले लेक्चर में ही कहा था कि पढ़ाई का रिप्लेसमेंट नहीं है ये, आपको नॉलेज लगानी ही पड़ेगी, ठीक है, नॉलेज गेन करनी ही पड़ेगी, तब जाके आप एक बेसिक कॉमन सेंस लगाने में के काबिल हो सकते हो, और तब जाके सही होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाना है कि ये सही ही होगा या गलत ही होगा, ये कोई ट्रिक और तुक्का नहीं है, ठीक है। ये आपका एक नॉलेज है, एकदम ध्यान रखिएगा। और मैंने पहले ही लेक्चर में अपने बोला था कि आप देखोगे मेरे वीडियो, मुझे व्यूज़ मिलेंगे, ये मेरे लिए एक मतलब मेरे फ़ायदे की चीज़ हुई, ठीक है। लेकिन इस वीडियो का मतलब आपके लिए तभी निकलेगा जब आपके लाभ की कोई चीज़ हो रही हो, ठीक है। आपके लाभ की, देखो आप इस नॉलेज को गए एग्ज़ाम हॉल में लगा दिए और पता चला ये काम नहीं किया, तो आपका पूरा एक अटेम्प्ट जा सकता है, ठीक है। तो मेरा तो काम हो जाएगा, आपने मेरा वीडियो देख लिया, लेकिन आपका एक अटेम्प्ट की बात है, इसलिए ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ इन ट्रिक्स को, इन कॉमन सेंस के बेसिस पे आप पहले अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिएगा और तभी उसके बाद लगाइएगा, ठीक है। और एक बेसिक नॉलेज रखिएगा तभी सही हो पाएगा, बेसिक नॉलेज नहीं रहेगा तो माइनस बहुत नेगेटिव होगा, ठीक है। और अब नेगेटिव वाली सिस्टम आ चुकी है, नेगेटिव स्कीम आ चुकी है, मार्किंग स्कीम आ चुकी है बीपीएससी में, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। आते हैं अब इधर, अब गलती नहीं करूँगा, ठीक है। आते हैं 117 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है ये, केंद्र देखिए, हालांकि ये तो चीज़ मतलब सबको पता होता है इसका आंसर, लेकिन फिर भी केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है। बात हो रही है केंद्र की, इसको तोड़ते हैं, केंद्र अभिमुख, ठीक है, केंद्र की तरफ मुख, ठीक है। और बात हो रही है केंद्र मतलब सेंटर की, ठीक है। सेंटर, केंद्र, त्रिज्या, व्यास, ये जैसे ही दिमाग में आता है, रेडियस, सेंटर और डायमीटर, क्या ध्यान में आना चाहिए,
कुछ सर्कल, मतलब वृत्ताकार पाथ होगा, ठीक है। इसलिए मैं बिना पढ़े वृत्ताकार पथ पर गतिमान मैं इसके साथ जाऊंगा। हालांकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन भी था, ठीक है, इसलिए इसका आंसर निकालना भी इतना आसान है। लेकिन ऐसा आप कभी करना मत, ठीक है, सारे ऑप्शंस को पढ़ना और अच्छे से, क्योंकि ये जो दो ऑप्शन है ना, ये मतलब आते हुए क्वेश्चन को भी गलत कराने के लिए बहुत पर्याप्त है, ठीक है। ये सबसे इजी क्वेश्चन था 68वीं बीपीएससी का, मुझे ऐसा लगता है, साइंस का, ठीक है। ये एकदम कॉमन सेंस है, सोचिए, भूल जाइए जड़त्व का सिद्धांत क्या होता है, बाकी चीज़ें क्या होती है, बड़ी बड़ी बातें, वो सारी फैंसी वर्ड्स, वो सब भूल जाइए। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। एक बस सीधे रास्ते पे चल रही है, आप इमेजिन करो खुद को बस में, ठीक है। अभी आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना बस या ट्रेन से, आप इमेजिन करके चलो वैसे ही, और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, अचानक सडनली मुड़ जाती है, ठीक है। आप गाड़ी वाड़ी में भी बैठे होगे, सडनली मुड़ती है। बस में बैठे यात्री क्या होगा उनका, ठीक है, उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? आगे की ओर गिरेंगे भाई, मतलब ऐसे आगे की तरफ थोड़ी गिर जाते हैं, नहीं तो हमारा तो माथा ही फट चुका होता है। हम लोग सब ट्रैवल करते हैं, मतलब जिंदा थोड़ी बचे होते, तो ऐसे ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं जाना, ठीक है। तो बाईं ओर झुकेंगे। अब इमेजिन करके देखो कि बस किधर मुड़ रही है, दाईं ओर, ठीक है। तो हम क्या बाईं ओर झुकते थे या क्या होता था, या वैसे ही रहते थे, क्या होता था? और ये दाईं ओर झुकेंगे, मतलब दाईं ओर मुड़ रही है, तो क्या दाईं ओर झुकेंगे? भाई जब सेम ही चीज़ होता ना, क्वेश्चन नहीं पूछता यार, ठीक है, इतना भी इजी नहीं देंगे वो, ठीक है, तो नहीं पूछते हैं, फिर इसको एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। और ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, जड़त्व का सिद्धांत आती है, ठीक है, हमारी स्थिति, हमारी बॉडी उसी तरीके से रहना चाहती है, ठीक है, जैसे चल रही थी जिस गति में, तो बाई ओर झुकेंगे। आप कॉमन सेंस से आप इमेजिन करके देखो खुद को किसी गाड़ी में, किसी बस में, और सडनली मतलब एक पिक्चराइज करो ना इसको, एकदम दिमाग में दृश्य चलाओ, तब जाके ये चीज़ समझ आएगी और प्रैक्टिकली कर पाओगे। बस ये तभी काम करेगा जब पैनिक नहीं होगे। देखिए ये जिसका भी पेपर है ना, इसने ए पे किया है, जो कि ए बिल्कुल भी इसका आंसर नहीं होना चाहिए था, ठीक है। लास्ट का समय चल रहा है, 119 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट का समय होता है ये, पैनिक नहीं होना है, पूरे एग्जाम हॉल में एकदम अच्छे से ध्यान से पकड़ बनाए रखनी है, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन में, मतलब पदार्थ का एक रूप एक निश्चित आकार नहीं होता। देखिए पदार्थ का जो रूप है उसका एक कोई निश्चित आकार नहीं होता, मतलब क्या हो सकता है, ये ठोस नहीं हो सकता है, ये गैस हो सकता है, निश्चित आकार नहीं होता, और द्रव भी हो सकता है, देखते हैं आगे। लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है, ठीक है। आयतन की बात आ गई ना, पानी के बारे में हम पढ़ते थे ना कि जिस बर्तन में रखते हैं उसी का आकार ले लेता है, लेकिन पानी की वॉल्यूम होती थी ना, तभी तो आज बॉटल में पानी बिकती है, 1 लीटर 2 लीटर जो भी, ठीक है। अभी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो ट्रेन से जाएंगे या बस से, तो वहाँ भी पानी पीते हुए जाएंगे, और आप 1 लीटर का बॉटल लेंगे, 2 लीटर या 500 ml का बॉटल लेंगे, ठीक है। तो मतलब लिक्विड से रिलेटेड चीज़ हो सकती है, क्योंकि उसका एक निश्चित आयतन होता था, ठीक है। खोजते हैं इसमें लिक्विड क्या है, ठीक है, इसमें कुछ लिक्विड है भी कि नहीं, या एक से ज़्यादा है, ठीक है। तो स्टील नहीं, क्रिप्टॉन पता नहीं क्या है होता है, ठीक है। मिट्टी का तेल मिल गया लिक्विड, ठीक है ना। अब क्रिप्टॉन यदि पता नहीं है और इस पर बहुत सोचेंगे, ठीक है, मतलब वैसे तो क्रिप्टॉन पता होना चाहिए, ठीक है, कि पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट है, लेकिन यदि नहीं पता है तो फिर हमारा थोड़ा डाउट आ जाएगा कि हम बी के साथ जाएं या डी के साथ जाएं। लेकिन यदि क्रिप्टॉन का थोड़ा भी आइडिया है, स्टील तो हो नहीं सकता, ठीक है, तो हम मिट्टी के तेल के साथ जाएंगे। और 121 का भी मैं बी के साथ जाता, वो पानी वाले एग्जाम्पल के कारण, ठीक है। आगे की तरफ देखते हैं, और कुछ अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, अब जल्दी ही हो जाएगा, ठीक है। बाप रे, ये कौन सा अम्ल आ गया, ठीक है। बस इसमें देखते हैं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, ठीक है। जो कुछ भी है हमें क्या पता, हमने बस इतना पता है, हमने कभी इसको देखा नहीं है, ठीक है। आज पहली बार ही एग्ज़ाम हॉल में ही देख रहे हैं, और इसको कोई तैयार करके नहीं जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो आपके मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करने के लिए दिए गए हैं। ऑप्शन क्या है, ऑक्सेलिक अम्ल, पता नहीं यार, सुना नहीं, बस ऑक्सेलिक अम्ल, अम्ल से ऐसा लग रहा है कार्बन वार्बन होना चाहिए, ऑक्स मतलब ऑक्सीजन होना चाहिए, मतलब है तो यहाँ पे चीज़ है, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। एसिटिक एसिड खूब सुना है, मतलब कि एसिटिक एसिड मतलब 1 से 10 तक जरूर सुनते तो रहते थे केमिस्ट्री में, ठीक है, 9th 10th के आसपास।
ये नाम तो सुने हैं लेकिन ऐसा फॉर्मूला कभी नहीं देखे हैं, तो कंसाइंस की आवाज़ पे जाएंगे, ये नहीं हो सकता। कार्बोनिक अम्ल, ठीक है, कार्बोनिक एसिड खूब सुनते थे लेकिन ऐसा फॉर्मूला देखे थे क्या? नहीं देखे थे ना, तो ये तो नहीं होगा। नहीं तो यदि इसका ये होता रहता, ठीक है, सी का यदि ये होता रहता तो कभी ना कभी तो दिख ही गया होता। इसको एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है उपयुक्त में से, ये तो ऐसे ही नहीं होगा, और फिर या तो कोई नहीं या तो फिर ऑक्सैलिक एसिड के साथ जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसमें ऑक्सैलिक एसिड के साथ जाता क्योंकि ऑक्सीजन वाली, अम्ल वाली सारी गुण दिख रही है, तो और बाकी सारी चीज़ें अपने फेवर में आ रही हैं कि हमने कभी सुना नहीं, ना ये सुना है ना ये सुना है, तो इसलिए मैं इसके साथ जाऊँगा, ठीक है। आगे आते हैं, ठीक है। हालांकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है क्लास 8 का, लेकिन फिर भी करने की कोशिश करते हैं। हीरा और ग्रेफाइट, हमें पता है हीरा क्या होता है, सबको पता है, ठीक है। डायमंड, ग्रेफाइट जैसे ही जब भी आए ना, ध्यान कर लो अपनी पेंसिल, जो पेंसिल हमारी नटराज की पेंसिल हुआ करती थी ना, ध्यान कर लो उसको, ठीक है। अब सोचो उसके अंदर ग्रेफाइट हुआ करती थी जिससे हम लोग लिखते हैं। हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही वाला खोजना है। उनके पास समान क्रिस्टल संरचना है, ठीक है। भाई समान क्रिस्टल संरचना होती तो वो एक ही तरह के होते ना, मतलब अलग अलग क्यों होते भाई? तो ये तो नहीं है, ठीक है, संरचना तो समान नहीं है, ठीक है। अब आते हैं, उनके पास समान डिग्री की कठोरता है। अरे नहीं भाई, हीरा बहुत कठोर होता है, पेंसिल तो यूं लिखने के समय टूट जाती है, फिर हम लोग कटर से उसको छिलते रहते थे बैठ के, तो ये तो बिल्कुल नहीं, समान डिग्री कठोरता तो नहीं है, ठीक है। हीरा की ज्वेलरी आप शायद देखे हो, ना देखे हो तो इमेजिन करके देखो, वो मजबूत तो होती है तभी तो ज्वेलरी बनती है, तो समान डिग्री कठोरता तो बिल्कुल नहीं है। उनकी विद्युत चालकता समान होती है? नहीं होती भाई, कभी नहीं होती। क्यों नहीं होती? सोच के देखो, कभी पेंसिल वेंसिल को ऐसे मतलब पेंसिल वेंसिल को कभी इलेक्ट्रिसिटी के पास रखे हो, कभी मारा है क्या? लाइट मारा है क्या कभी? मतलब करंट के झटके लगे हैं? कभी नहीं लगे ना, तो मतलब विद्युत चालकता तो नहीं यार, ठीक है। क्या अब उपयुक्त, अब तीनों में से कोई नहीं, तो ये तो ऐसे ही गया, एक ही ऑप्शन बचता है ई। मैं तो होता तो ई के साथ जाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आप एलिमिनेट कर रहे हो और तरीके से सोच रहे हो, ठीक है। आते हैं अब इस क्वेश्चन पे, अब बस एक दो ही क्वेश्चन बचे हैं, ज़्यादा नहीं बचा। मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो, एक क्वेश्चन छूट गया, पहले इसको कर लेते हैं फिर आते हैं उस पर। ये गलत पूछ रहा है, ठीक है ना, और मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में। सबसे पहले एक बात जान लो, अंदर क्या क्या होता है ना, हमें सब कुछ नहीं पता, इस दुनिया में क्या चल रहा है सबका आंसर हमारे पास नहीं है, ठीक है। और साइंस टेक में मैक्सिमम चीज़ों का आंसर साइंस टेक और ज्योग्राफी के पास नहीं है, ठीक है। तो मतलब बहुत चीज़ों का आंसर है, लेकिन और बहुत चीज़ों में खोज अभी बाकी है, ठीक है। तो देखते हैं, मांसपेशियाँ जोड़े में काम करती हैं? पता नहीं, मतलब करती होंगी, जोड़ में भी काम करती ही होगी, ऐसा थोड़ी है नहीं करेगी। तो ये गलत तो नहीं होगा, सही हो सकता है, ठीक है। सिकुड़ने पर मांसपेशियाँ छोटी, सख्त और मोटी हो जाती हैं। ऐसे है ना, कहीं अपने शरीर का ऐसे हाथ लो, उसमें से कुछ मांस निकालो, मतलब ऐसे निकालो, मतलब बाहर मत निकाल लेना, ऐसे कुछ भी, और उसको देखो क्या ऐसे उसको सिकुड़ाने की कोशिश करो, ऐसे श्रिंक कर सकते हो क्या, ठीक है। तो वो क्या थोड़ा टाइट हो रहा है ना, मतलब अपने जो कोई भी अपने बॉडी पार्ट को निकालो, ठीक है, अपने मसल्स निकालो, अपने बाइसेप्स निकालो, तो वो थोड़ी टाइट हो जाती है ना, मोटी हो जाती है ना, तो मतलब हाँ ठीक है, ये हो सकता है, मतलब गलत तो नहीं है ये। यहाँ देखो, बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट, एक्सट्रीम वर्ड मिला, मांसपेशियाँ केवल हड्डी को धक्का देती हैं, मतलब ये तो नहीं होना चाहिए भाई। एक तो हमें शरीर का पूरा फंक्शन अच्छे से पता नहीं, फिर भी हम कह रहे हैं केवल हड्डी को धक्का देती है, क्या बात है भाई। यदि खून को धक्का, ब्लड को धक्का दे दिया, तो कुछ किसी भी चीज़ को दे दिया, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, इसलिए ये गलत है पक्का, ठीक है। ये हो नहीं सकता क्योंकि दो सही होने के चांसेस दिखे थे, ये गलत है पक्का, तो मैं इसके साथ जाऊंगा 140 में, ठीक है। हाँ, ऊपर एक जो क्वेश्चन छूट गया था, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, पता नहीं क्या होता है लाइकेन, मतलब पता हो ठीक है, लेकिन मान के चलते पता नहीं। क्लोरोफिल युक्त पार्टनर, ठीक है, हम क्लास 2 से पढ़ रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल मतलब कुछ तो है जो हरा हरा है, कुछ तो है, ठीक है। अब इससे देखते हैं, कवक और बैक्टीरिया,
ठीक है। बैक्टीरिया हरा होता है क्या? ऐसा तो नहीं है, ठीक है। शैवाल और वायरस, शैवाल और वायरस, शैवाल में हरा हो सकता है, ठीक है, लेकिन क्या वायरस, कोविड वोविड आया था तो कभी सुना क्या वायरस का कलर क्या है, ये ऐसा नहीं सुना ना, एलिमिनेट किया। शैवाल, कवक, काई मतलब, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ ये वाला ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। किस बेसिस पे हम निकाल रहे हैं? ये पुराने नॉलेज क्लोरोफिल वाले पे, ठीक है। इसकी ग्रीन वाले कॉन्सेप्ट से निकाल रहे हैं, सी ऑप्शन। बाकी दो एलिमिनेट किया, ठीक है, एक से अधिक हो नहीं सकता था और सी ऑप्शन है तो इसलिए ई के साथ जा नहीं रहे। इस प्रकार से 68 बीपीएससी के जो क्वेश्चन मुझे लगते थे कॉमन सेंस से सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन इसकी बहुत खास रिक्वायरमेंट थी कि आपके पास एक बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए, ठीक है। बिना उसके नहीं होगा, नॉलेज के बिना बिल्कुल नहीं होगा ये चीज़ अप्लाई, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बेसिक नॉलेज, मैं नहीं कह रहा हूँ प्रकांड पंडित होना ज़रूरी है, लेकिन हाँ एक नॉर्मल सी नॉलेज रहेगी और एग्ज़ाम हॉल में बहुत कॉन्शियस तरीके से आप एग्ज़ाम देंगे तो ये अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इनको पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे लगा के देख लीजिए, ठीक है। और मैं इसके बाद आगे की भी मतलब क्वेश्चंस ले आऊँगा, 67 और 66 उसके पहले की भी बीपीएससी में लाने की कोशिश करूँगा, ताकि उन पेपर में भी कॉमन सेंस वाली बात अप्लाई करके देख सकूँ, दिखा पाऊँ, आपको सिखा पाऊँ कि ये कैसे अप्लाई होता है, ठीक है। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच।